नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पौड़ी गढ़वाल में शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश भर से वीर शहीदों के घर से आई गई मिट्टी से भरे कलश पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। उसके बाद कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने वीर शहीदों को याद करते हुए 1 मिनट का मौन रखा। वहीं सीएम धामी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वीर शहीदों के बलिदान को याद किया। 2021 से लेकर अब तक जो हमारे शहीद हुए और इस बार जो द्वितीय चरण की हमारी शहीद सम्मान यात्रा, जिसमें 71 वीर सैनिकों के सम्मान में 25 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चली शहीद सम्मान यात्रा में इन वीर सपूतों के घर आंगन की मिट्टी एकत्रित की गई। मैं भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ था, इसलिए ये यात्रा उस आंसू का सम्मान है जो किसी मां ने अपनी मां की विदाई में बहाया होगा, अपने बेटे की विदाई में बहा होगा। उस महिला के हृदय की धड़कन का आधार है, जिसने अपने पति, अपने भाई, अपने पिता को मातृभूमि के लिए अर्पित किया होगा। आज इस ऐतिहासिक यात्रा के समापन पर मैं यही कहूंगा कि अमर शहीदों के शौर्य, त्याग, पराक्रम की गाथा हमें सदैव प्रेरित करती रहेगी। हमारे आने वाली पीढ़ियों को, हमारे जवानों को, नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को, हमारे नौनिहालों को हमेशा देशभक्ति के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहेगी। उनके अंदर राष्ट्र भावना की भावना को जागृत हमेशा करती रहेगी, हमेशा उनको प्रेरणा देती रहेगी। भाइयों बहनों, शहीदों ने आज हमारे कल के लिए अपने को न्यौछावर कर दिया, यानी कि उन्होंने अपना वर्तमान छोड़कर हमारे भविष्य की चिंता की। उनके त्याग और पराक्रम के कारण ही आज हमारा देश स्वतंत्र है, हम सब सुरक्षित हैं। हम सब अगर अच्छी नींद सो पाते हैं, चैन की नींद सो पाते हैं, तो इसका कारण उनकी शहादत है, उनका बलिदान है, जिन्होंने हंसते हंसते हम सब की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान कर दिया। आज मैं श्रद्धा और कृतज्ञता के साथ उन वीर सैनिकों को नमन करते हुए ये संकल्प दोहराता हूं कि उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, उनके बलिदान को हम कभी विस्मृत नहीं कर सकते। उनका बलिदान हमें हमेशा स्मरण कराता रहेगा, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति और हमारी संस्कृति के प्रति, जो वीरों की संस्कृति है। इसी भावना को अमर बनाए रखने के लिए आज के इस समारोह में शहीद सैनिकों के परिवारजनों को हम सबको अभी आज इसी मंच पर उनको सम्मानित करने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। यह हमारे लिए गर्व का क्षण है, जब हम उन परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सबसे बड़ा बलिदान दिया है। आपके त्याग को शब्दों में पिरोना कठिन है। आप तो वो दिव्य परिवार है जिनकी धैर्य से निकलकर हमारे नायक अमर हुए हैं, जिन्होंने भारत माता को सुरक्षित किया है। आपका धैर्य, आपका साहस उतना ही महान है जितना हमारे सैनिकों का शौर्य, उनका पराक्रम और उनकी वीरता है। इसलिए आज का यह अवसर केवल एक समारोह मात्र नहीं है, बल्कि उन अमर बलिदानियों के प्रति हमारी सामूहिक श्रद्धांजलि है, जो इसमें बैठे हुए एक एक जन की उपस्थिति यहां पर बता रही है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब बताए यहां पर पधारे हैं, ये इस बात का प्रतीक है, ये इस बात का उदाहरण है कि उत्तराखंड की धरती वीरों के सम्मान में सदैव आगे रहती है। इसलिए यहां से भारत माता की रक्षा करने के लिए घर घर से वीर निकलते हैं, घर घर से जो है राष्ट्र के नायक निकलते हैं, राष्ट्र के प्रहरी निकलते हैं, जिनकी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। ये समारोह उन वीर सपूतों की अमर गाथा का स्मरण है, जिन्होंने अपने प्राणों का उत्सर्ग करके
तिरंगे की शान को अडिग रखा है। भारत माता की शान को उन्होंने झुकने नहीं दिया है। भारत माता के तिरंगे को हमेशा फहराने का काम किया है, चाहे वो कारगिल की चोटी हो, चाहे वो द्रास की चोटी हो, चाहे कोई युद्ध हो जिसके बारे में हमारे सभी वक्ताओं ने इससे पहले बोला है। हमारे वीर सैनिक केवल सीमाओं के रक्षक नहीं है, बल्कि देश की आत्मा के प्रहरी है। बर्फ से ढकी हुई चोटियां, -डिग्री का तापमान, और मैंने स्वयं देखा है, चूंकि मेरा बचपन सेना और सैनिकों के बीच में बड़ा हुआ है। मैंने देखा है, जनरल राणा साहब यहां बैठे हैं, पुराने समय में जब आप नए आए होंगे, भर्ती हुए होंगे, या आपने कभी देखा होगा, गणेश जोशी जी हैं, हमारे महेंद्र भट्ट जी हैं, दिलीप रावत जी हैं, सब लोगों ने यहाँ किसी के घर से सेना में कोई है, कोई चाचा है, ताऊ है, मामा है, किसी का भांजा है, मौसा है, यानी कोई परिवार ऐसा नहीं है। मैंने देखा कि पहले सियाचिन में जो -डिग्री तापमान में जहां बर्फ में जाने पर बीमारियां लग जाती थी, पैर तक काटने पड़ते थे, गैंग्रीन हो जाता था। भाइयों बहनों, उस समय भी हमने देखा। और मोदी जी के कालखंड में जिस प्रकार से आज हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए जो फैसले लिए गए हैं, वो भूतो न भविष्यति। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज में व्हाइट कोट सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर MBBS प्रथम वर्ष के छात्रों को व्हाइट कोट पहनाकर चिकित्सा पेशे में उनके प्रवेश का औपचारिक स्वागत किया गया। कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और कई विभाग के वरिष्ठ डॉक्टर भी मौजूद रहे। सेरेमनी के दौरान छात्रों को महर्षि चरक शपथ दिलाई गई, जिससे उन्हें न केवल चिकित्सा की पढ़ाई बल्कि मानव सेवा के मूल्यों को भी आत्मसात करने का संदेश दिया गया। देखिए, आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस के जमाने में उत्तराखंड में एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे खनौड़ी जी की सरकार थी, चाहे निशंक जी की सरकार थी, चाहे त्रिवेंद्र जी की सरकार थी, चाहे तीरथ जी की सरकार थी, चाहे हमारे धामी जी की सरकार। आप देख रहे होंगे कि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज बन के तैयार हो गया, वहाँ PG भी कर रहे हैं बच्चे। हमारा रुद्रपुर का कॉलेज अगले साल शुरू होने वाला है। हमारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज में बच्चे दूसरे ईयर के भी वहाँ पे आ गए हैं। कल ही मैं अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में था, वहाँ भी जो है लगभग 500 बच्चे वहाँ मेडिकल के MBBS की पढ़ाई कर रहे हैं। हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज आप देख ही रहे हैं। अब पिथौरागढ़ भी नया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, और हमारे कार्यकाल में लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा उपजिला चिकित्सालय बने। आज पूरे भारतवर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में करोड़ों लोगों का निःशुल्क इलाज हो रहा है। और ये बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगभग 500 नए मेडिकल। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ ने HNN संवाददाता योगेश आर्य से खास बातचीत में कहा कि आपदा के समय भारी बारिश का अलर्ट रात 10:30 बजे मिला, जिसके बाद वो तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस और जिला प्रशासन की मदद से नदियों के पास फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने का कार्य शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि 3 नदियों के एक साथ उफान पर आने से क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि अब उत्तराखंड में पर्यटन फिर से पटरी पर लौट रहा है और उम्मीद है कि आपदा के कारण चारधाम यात्रा पर न आ सके श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा के दौरान प्रदेश आएंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी धन्यवाद। आपके सर, चैनल का भी मैं बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ। जी सर, आपके क्षेत्र में इस बार आपदा देखने को मिली और किस तरह से वहाँ पर काम किया जा रहा है, पुनर्वास के कार्य किस तरह से प्रारंभ किए गए हैं, सड़कों को लेकर किस तरह की स्थिति इस वक्त है, क्योंकि बहुत बड़ा मंजर देखने को मिला था वहाँ पर। 15 तारीख रात 10:30 बजे सूचना मिली कि जो रायपुर ब्लॉक का सरोना बेल्ट है, वहाँ कई स्थानों पे कालीघाट है, फलेत है और भी कई जगह
और जो थोड़ा सा और आगे का जो ये नरेंद्र नगर ब्लॉक का हिस्सा है, यहाँ बहुत भयंकर बारिश हुई है और कई जगह बादल फटने की तरह पहाड़ भी टूट रहे हैं। तो मैंने जिला प्रशासन, सबसे पहले एसडीएम को किया, वो नैनीताल थे, तो उसके बाद फिर मैंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को, पुलिस को, एसएसपी, एसपी सिटी, अपना थाना रायपुर, इनको सबको सूचित किया कि जितनी भी नदियां हैं, बहुत भयंकर बाढ़ें आने वाली हैं, नदी के किनारे के जितने भी घर हैं उनको कहो कि खाली करके सुरक्षित स्थानों पर जाएं। तो लगभग 1 घंटे बाद ये शुरू हो गया। पहला जो 11 बजे के करीब, 11:30, पहला जो बहुत भयंकर पानी आया, और फिर दूसरी बार फिर हुआ जो लगभग 4:30 बजे के करीब और 5 बजे। तो कई ये जो माल देवता का रास्ता है, सौंग जो आती है उसने अपना रास्ता बदल दिया, क्योंकि सौंग में इतना खनिज इकट्ठा हो गया और पेड़ बहुत बड़े बड़े, वो 2 साल पहले भी आए थे, वो भी अभी तक नहीं, उसी में पड़े थे, और नए पेड़ आने से तो एक तरह का डैम बन गया और सौंग का पानी सारा बाल्दी नदी में। तो ये 3 नदियाँ इकट्ठी हो गई, बांदल, सौंग और बाल्दी, और ये आके इन्होंने एक जगह पे, वहाँ पर जो हमारा केसर वाला कहलाता है, वैसे तो बछेत है वो गांव, लेकिन हम केसर वाला के नाम से जानते हैं, जहाँ चौकी है, उससे थोड़ा सा आगे लगभग 150 मीटर जो हमारा मुख्य मार्ग था उसको बहा के ले गए। नदी रिस्पना के कई पुलों के अंदर पेड़ और कई कचरे, ये रजाई गद्दे फंस गए। आसपास की जितनी भी बस्तियाँ थी, कई मकान वहाँ टूट गए, कई मकानों में 5-5, 4-4 फुट मलबा भर गया, जिनको कई दिन तक साफ करते रहे। और माल देवता का रास्ता भी खोलने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली तो वो भी सुबह इन क्षेत्रों में आए, पूरा प्रशासनिक अमला आया, पुलिस और जो मेरे प्रशासन के अधिकारी हैं और विभाग के, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो चाहे निगम हो, हमने सबने मिलकर इस आपदा का सामना किया। और आज की स्थिति में हम रायपुर के अंदर, जो रायपुर विधानसभा है, वहाँ कोई रास्ता बंद नहीं है, लेकिन जो और क्षेत्र हैं अभी भी, जो रायपुर का सोरोना बेल्ट के ऊपर के हैं, वहाँ कई रास्ते अभी नहीं बन पाए, क्योंकि मेरा अपना ब्लॉक रायपुर रहा, तो उनके प्रति भी मेरी सहानुभूति है। मैं अपने ज़िला प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हेलीकॉप्टर की मदद से वहाँ राशन पहुँचाया, और डीएम साहब स्वयं भी गए, और हमारी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने इस आपदा की घड़ी में उनकी मदद की। और महंत इंद्रेश जो हॉस्पिटल है, उन्होंने कई जगह कैंप लगाए और दवाइयाँ मुफ्त में बांटी। मैं महंत जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ, उनके भी कई बार लगातार फ़ोन आते रहे कि आप हमें भी सेवा के लिए बताएं, तो मैं महंत हॉस्पिटल का भी आभार करता हूँ। और अपनी सरकार, मुख्यमंत्री जी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सब ने मिलकर, और सभी हमारे जो अधिकारी वर्ग है विभिन्न विभागों के, पानी की लाइनें बह गई थी। ये पूरा देहरादून, आपको जैसे पता ही होगा, 1 हफ्ते बाद पानी आया। ये सब लाइनें वहीं से आती हैं, बांदल नदी से, और सभी ने रात दिन मेहनत करके इस स्थिति को, जो बहुत विकट हो रही थी, उसको समाधान करने के लिए कार्य किया। मैं सबका आभार और धन्यवाद करता हूँ। विधायक जी, क्योंकि कई इलाके ऐसे भी अभी आप बता रहे हैं कि जहाँ पर सड़कें बनना ज़रूरी है, वहाँ के लिए काम लगातार जारी होगा, लेकिन वहाँ फिलहाल मौजूदा वक्त में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए राहत सामग्री, जो है राशन कैसे भिजवाएं? वो सारा जिला प्रशासन और जो हमारे सस्ते गल्ले की दुकानें हैं, सब जगह 2 गांव ऐसे थे जहां राशन नहीं था, वो हेलीकॉप्टर से जिला प्रशासन ने पहुंचाने का काम किया, इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। और आज भी जहां रास्ते अभी नहीं बन पाए, वहाँ भी उनको भी राहत देने के लिए प्रशासन लगा है। और हम सब, क्योंकि सरकार और प्रशासन, अधिकारी जब सब में तालमेल रहता है तो असंभव काम भी संभव हो जाता है।
इस बार चारधाम यात्रा में भी बीच में रुकावट आई, तो इस बार जो है क्या माना जाए कि शीतकालीन यात्रा को लेकर के लोगों में उत्साह देखने को मिलेगा? जो श्रद्धालु इस वक्त नहीं आ पाए ग्रीष्मकालीन में, तो शीतकालीन में वो शीतकालीन गद्दी पर पहुंचेंगे। ये आपदा का समय था, और आपदा में जब आप देहरादून जैसे शहर में देख लीजिए, इसमें तो पहाड़ी क्षेत्र कम है, यहाँ ही रास्ते कैसे बंद हो गए थे, टूट गए थे। ये पांवटा वाला रास्ता तो प्रेमनगर से अब भी दोबारा बंद हो गया। तो इसी तरह वहाँ तो बहुत ज़्यादा आपदाएं आई हैं, चाहे केदारनाथ की घाटी हो, चाहे हमारी बद्रीनाथ की इधर हो, चमोली वगैरह। तो इसलिए अब रास्ते ठीक हुए हैं, तो अब यात्रा प्रारंभ हो गई, और शीतकालीन तक तो और रास्ते अच्छी तरह से सही हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जो यात्रा के ऊपर प्रभाव पड़ा, और भी ज़्यादा हमारे जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं, वो आएंगे और चार धाम के दर्शन प्राप्त करेंगे। धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सब सुन रहे थे भाजपा विधायक उमेश शर्मा काऊ जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत लगातार कई जिलों का दौरा करेंगे, जहां वो जनता की समस्याएं सुनकर उनका तुरंत समाधान करेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरा प्रशासनिक तंत्र रहेगा, ताकि जन संबंधी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण हो सके। भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जाएंगे, गांव-गांव पहुंचकर जनता से संवाद करेंगे और ये भी समीक्षा करेंगे कि पिछली चौपालों में उठाई गई समस्याओं का समाधान कितना हुआ है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार जो इस बार ये जो हमारा ये कार्यक्रम चला है, सरकार आपके द्वार, पिछले वर्ष भी और अभी भी इस समय भी लगातार विभिन्न जनपदों में जाएंगे और उनके कार्यक्रम लगेंगे, वहाँ की जन समस्याओं को सुनेंगे और समस्याओं का निराकरण भी करेंगे। साथ ही में क्योंकि पूरा प्रशासनिक जो उनके साथ जो अमला है वो भी उनके साथ रहेगा, और तुरंत ही समस्याओं का समाधान करने के लिए वो विभिन्न जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र के जो जनपद हैं उनमें भी जाएंगे, गांव-गांव में जाएंगे। और जैसे हमारा अभी चौपाल के कार्यक्रम भी हुए थे, चौपाल में भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा शासन प्रशासन को निर्देश भी दिए गए। हमारे उसमें बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी, चाहे डीएम, एसडीएम हो, वहाँ पर रहे हैं, और उन समस्याओं का कितना निराकरण हुआ है ये भी वो स्वयं जाकर देखेंगे। राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लागू किए गए जीएसटी के नए प्रावधानों और स्लैब से आम जन को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि गाड़ियों और छोटे मोटे घरेलू उत्पादों पर कर में कमी से लोगों की बचत बढ़ी है, जिसके परिणाम स्वरूप नवरात्रि और दीपावली जैसे त्योहारों पर खरीदारी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलती है। भट्ट ने बताया कि इस बार मध्यम वर्गीय परिवारों में उत्साह का माहौल है और वाहन और घरेलू सामानों की खरीदारी बड़े स्तर पर हो रही है। देखिए, जीएसटी के प्रावधान से जिस प्रकार की खुशखबरी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये जीएसटी के जो एक स्लैब जो लगाया है, आम जन को बहुत ही उससे राहत मिली है। आप देखें, चाहे जो हमारे जो संसाधन, चाहे गाड़ी हो, छोटे मोटे जो घरेलू उत्पाद हैं, उसमें बहुत सारे लाभ जो मिले हैं। और क्योंकि बचत का जो मुझे लगता है बचत का ये जो दौर चल रहा है, इससे बड़ी संख्या में इस बार दीपावली के नवरात्रि के त्योहार में तो खरीदारी हुई है। अब दीपावली का जो त्योहार आ रहा है उसमें बहुत बड़ी संख्या में जो है वाहनों की खरीदारी होती है, और अपने जो घरेलू जिस प्रकार से बचत हुई है, मुझे लगता है बड़े उत्साह के साथ जो है जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है वो उसमें खुशी का माहौल है। और निश्चित रूप से इस बार खरीदारी काफ़ी संख्या में होने वाली है। और जिस प्रकार से एक स्वदेशी उत्पाद स्वदेशी अपनाओ, तो स्वदेशी का भी मुझे लगता है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी मुझे लगता है उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में ये बहुत बड़ा स्वदेशी जो उत्पाद है उनको लाभ पहुंचने वाला है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अग्निवीर योजना के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी विरोध अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें आज पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल राम रतन नेगी कोटद्वार पहुंचे। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी भी मौजूद रहे। पूर्व सैनिकों और कांग्रेस पार्टी ने अग्निवीर योजना के विरोध में प्रदेश व्यापी अभियान के लिए वाहन रवाना किया। इस दौरान पूर्व सैनिक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष
राम रतन नेगी ने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, जिसमें केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लागू करके युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। इस योजना को बंद कराने के कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश व्यापी आंदोलन की शुरुआत की है। जून 2022 को केंद्र में भाजपा सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर भर्ती का जो लागू किया था, उसके विरोध में हम उस दिन भी थे और आज भी हैं। हमारा उत्तराखंड सैन्य बाहुल्य राज्य है, जिसलिए कि हम पूरे प्रदेश व्यापी चरणबद्ध तरीके से हम अभियान चला रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विभाग की ओर से मिले पूर्वानुमान के अनुसार 5 से 7 अक्टूबर 2025 तक चमोली समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन चमोली द्वारा उच्च हिमालयी क्षेत्रों की ट्रैकिंग गतिविधियों पर रोक लगाने के साथ साथ सभी विभागों और कार्यदायी संस्थाओं को जोखिम वाली जगहों पर मजदूरों से कराए जा रहे निर्माण कार्य पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पूर्व में दी गई ट्रैकिंग अनुमतियां तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने जनपद वासियों से अपील की है कि भारी वर्षा की स्थिति को देखते हुए सभी लोग सतर्कता और सावधानी बरतें।